हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेक्चर में। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा है जो कि है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़। आज है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। हमने एक जो लेक्चर देखा था वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था आपके वन ऑफ द चैप्टर्स यू हैव स्टडीड इन क्लास 12th। नाउ वी आर ऑल्सो टेकिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटी। ऑलरेडी इसके बारे में आपने पढ़ा है क्लास 12th में भी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या है, और प्राइमरी आपने बहुत सारी छोटी क्लासेस में भी इसको देख रखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इस तरह से डिवीज़न किया होता है अपनी इंडस्ट्रीज़ को। ये वाला चैप्टर काफ़ी मायनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस MCQs बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली आप कंसिडर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी। ठीक है, प्राइमरी को जैसे हमने एग्रीकल्चरल रखा था तो सेकेंडरी को आपने ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग में रखा है। एंड ऐसे ही थर्ड होता है जिसको आप टर्शरी कहते हो, जिसको आप सर्विस सेक्टर में भी काउंट कर लेते हो। अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पहले अगर आप इसको लिटरली इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो मेकिंग बाय द हैंड, बट आज प्रेजेंट सिनेरियो में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप कन्वर्जन कर देते हैं रॉ मटेरियल को इंपॉर्टेंट दूसरे गुड्स में या उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। लाइक ऐसे समझें आप, आपने व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और जो फ्लोर है उससे आपने बिस्किट्स बना दिए, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपने ग्रेन्स भी ऐड कर दिए, उसमें आपने न्यूट्रिशंस और डाल दिए, तो जो वैल्यू आपने उसकी बढ़ा दी है वो काम करता है मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड है आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने से और उसको और यूजफुल और वैल्यूएबल बनाने से। इसी चीज को आप किससे करते हैं, अब हाथ की जगह पर मशीन से करते हैं, तो इसी कारण से इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसको इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो काम क्या करती हैं, बनाने का। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं। अर्बन उबर्स है या उबर कैब्स है या जोमेटो है, स्विगीज हैं, ऑल सच आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज, बट दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग। तो कुछ ना तो बना रही है और आपको कर क्या रही है, सिर्फ सर्विसेज दे रही है। दैट वुड बी कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, जिसको हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में। दैट वुड बी आपका टर्शरी सेक्टर। ओके, तो टर्शरी एक्टिविटीज यहां पर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं। ज्योग्राफिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलती है और उसको बेचती है लोकल मार्केट में। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। द term industry is comprehensive and can also be used in many secondary activities which are not carried on in factories like entertainment industry, tourism industries and all. देखो वैसे टूरिज्म इंडस्ट्री देखा जाए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखा जाए तो वो आपको कुछ देते नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि कोई मूवी चल रही है और उसमें से आपको निकाल के विलन दे दिया, बोले लो भाई ये विलन ले जाओ। सांबा कितने आदमी थे और सांबा ने बोला कि लो भाई सांबा ये ले जाओ, घोड़ा हमारा ले जाओ। ऐसा नहीं होता। उसमें ये भी नहीं होता ना कि चलो छोड़ो, मजाक ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ का देखो इसमें क्या इंटरेस्ट है। आप समझें कि कोई टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स आप बेच रहे हैं बैठ करके, उस टूरिज्म से रिलेटेड है क्या दूसरे ऑक्यूपेशंस, तो वो भी इसमें आजकल इंट्रोड्यूस हो जाता है। टूरिस्ट कहीं प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे वो गर्म चीज़ें, जैसे लाइक आपने किसी ठंडी प्लेस पे आप गए तो वहाँ पे गर्म चीज़ों की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर वो जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी इसमें ही आप कॉन्क्लूड करेंगे। हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्किल्स नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट एल्स यू कैन मैन्युफैक्चर। ओके, तो स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में। फिर आपके पास में मैकेनिज्म भी होना चाहिए, मशीनरीज भी होनी चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। फिर इसके बाद में एक सही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको पता है कि एक ही जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे चाहे अगर रिसोर्सेज की बात करें या कंजप्शन की बात करें तो वो भी अनइवन होता है। आपने राजस्थान के अंदर जाकर के कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी
किसकी? आइसक्रीम की। राजस्थान के भी जैसलमेर में जाकर एस्टेब्लिश कर दी। तो वहाँ पे आप पहले तो ये सोचो कि गर्मी ज़्यादा है यार, लोग ज़्यादा यहाँ पर खाएंगे ना आइसक्रीम वगैरह, लेकिन आप एक बात और दिमाग में रख सकते हो कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा भी तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी? आपके यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में आइसक्रीम का प्रोडक्शन करना कितना ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगा उसका। आपको अपनी फैक्ट्री को ठंडा रखना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको बिजली चाहिए होगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो चीज़ जहाँ पे कॉस्ट को हाई कर देती है, फाइनल गुड का प्राइस भी काफ़ी हाई हो जाएगा और वहीं पर कंजप्शन कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ देखना पड़ता है। तो नो डाउट यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ का। ये कैरेक्टर एक तरीके का एक स्पेसिफिकेशन होता है फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दैट दे मस्ट हैव द स्किल्स, दे मस्ट हैव द मैकेनिज्म्स, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज, स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक जगह पर जहाँ पे रिच मिनरल्स अवेलेबल हों, दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल हों, जहाँ पे आपका कॉस्टिंग कम से कम आए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, कि कहाँ कहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज अच्छे से काम कर पाएगी, वो आप कैसे यहाँ पे जज करेंगे। ऑल थिंग्स आर देयर, ओके। लाइक लोकेशन, अगर आपको सोचिए कोई फैक्ट्री लगानी है तो व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन यू विल चूज पर्टिकुलरली। सोचिए, जैसे आपको पता होगा कि कंपटीशन जो जेई है, कंपटीशन बेसिकली जेई एंड नीट के लिए अब ऑफलाइन सेंटर भी हमारे जयपुर के अंदर खुल गया है, ठीक है। तो अब अगर एक सिंपल सा आपसे एग्जांपल मैं पूछूं कि आगे चल के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आप बनेंगे, तो जब आप अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो कुछ ना कुछ सोच के कहीं ना कहीं तो उसको सोचेंगे ना कि इस एरिया में ये इंडस्ट्री अच्छे से चल पाएगी। तो वैसे ही हर एक व्यक्ति सोचता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि लोकेशन कैसे आपने सेट की होगी, क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। तो जिस भी टाइप की इंडस्ट्री आप लगाने वाले होते हो, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट बी देयर कि मैं वहां पर जाकर के अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर लूं। तो सच थिंग्स आर मेंशन्ड हियर कि इन चीज़ों को आप वहां देख लो तो आप फिर अपनी लोकेशन आप देख पाओगे। चलो सिंपल सी बात है, इसको भी एक बार अगर आप गौर नहीं करो, अगर मैं यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री ऑफलाइन सेंटर खुला होगा तो हमने क्या सोचा होगा? हमने सोचा होगा कि बच्चों के अप्रोच में हो वो एरिया, दूर ना हो, वहाँ पे कनेक्टिविटी आसानी से हो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी पास में हो, खाने पीने की सुविधा भी बच्चों के लिए हो, ठीक है। इसके अलावा जो फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी दूर से ना आना पड़े, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर वहाँ पे फंक्शनिंग होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे पढ़ने बैठ के और इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हमने सोचे होंगे ना। वहीं पर अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि यार जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाए, आपकी फैक्ट्री के लिए लेबर आसानी से मिल जाए, यही सोचोगे ना। हमने यहाँ पर फैकल्टीज को देखा था, वहाँ पे उसने लेबर को देखा। रॉ मटेरियल के बाद में जो भी सामान आप बना रहे हो उसके लिए मशीन मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, और फिर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो आसानी से फाइनल गुड्स बन करके मार्केट में भी चला जाए, तो नियरेस्ट मार्केट भी होना चाहिए बेचने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ऑल सच थिंग्स आर मेंशन हियर। लाइक सबसे पहले मार्केट को आप एक्सेस कर पाओ, आप जहां पर भी फैक्ट्री अपनी ओपन कर रहे हो वहां से आप अपने मार्केट को एक्सेस कर पाओ। मैं बात कर रहा था अभी लोकल मार्केट का, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा एरिया थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स के लिए जो इंडस्ट्रीज है हम उन एरियाज को टारगेट करेंगे जो कि जैसे यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ एशिया है। यहां पर इंडस्ट्रीज का ज्यादा ह्यूज कंसंट्रेशन है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चाइना, इसके अंदर आप देखो, चाइना शायद अनबीटेबल है, कोई उसको बीट ही नहीं कर सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसने अपनी कॉस्टिंग को इतना कम कर लिया है कि हम लोग चाहकर के भी उस कॉस्टिंग को मतलब टच नहीं कर सकते, ठीक है। सो चाइना भी कंसंट्रेटेड है इंडस्ट्रीज के मामले में। सोर्सेज, अब एनर्जी सोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए इंडस्ट्रीज को। अगर कहीं पर इंडस्ट्रीज के पास में, जैसे भारत जैसे देश में, अगर आपने इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करें तो वो नो डाउट कहीं ना कहीं उसको सर्वाइवल पोजीशन में आना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे बिजली हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, 24/7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ भी एक मैटर करती है बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर कोई विदेशी इंडस्ट्री यहाँ पर आके सेटअप होना चाहेगी तो वो सारी इन चीज़ों को देखेगी फॉर श्योर। इसके अलावा रॉ मटेरियल कितना मिलता है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत आसानी से अवेलेबल और बहुत ही चीपर रेट्स में। इसका एग्जांपल है कि हम यहाँ पर कॉटन को ग्रो करते हैं, और कॉटन
जापान हमसे खरीद लेता है एज अ रॉ मटेरियल, मशीन से कन्वर्ट करता है और जो थ्रेड होता है, फाइनल जो कपड़ा होता है, उसको थान बनता है ना कपड़े का, वो बना करके हमें ही बेच देता है, हम खरीद भी लेते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे यहाँ पर है कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल तो ग्रो कर लेते हैं। लेबर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीपेस्ट लेबर मिलता है, इसीलिए अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर हमारे यहाँ से लेबर माइग्रेट करता है, वहाँ जाके जॉब सर्च करता है और वहीं का होके रह जाता है, यहाँ पे हर साल या हर महीने पैसा भेज देता है। तो चीप लेबर भी मिलना चाहिए और अच्छी बात भी है, ये गलत बात कुछ नहीं है, ठीक है, कि आपके पास में आसानी से लेबर अगर मिल रहा है और सही रेट में मिल रहा है तो आपकी कॉस्टिंग कम से कम होगी। जब कॉस्टिंग कम होगी आपकी, जैसे अगर आप अमेरिका में जाकर के एक फ़ैन को रिपेयर करवाना चाहते हैं, जो आपके यहाँ 100-200 रुपये के अंदर फ़ैन की मोटर बन जाती है, अगर आप जाके रिपेयर भी करवाना चाहते हैं अमेरिका के जैसे नेशन में, तो आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा जितने में एक नया फ़ैन आ जाएगा। इसीलिए वहाँ पर कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ हैविंग रिपेयर। तो ऐसे में फिर वो वेस्टेड आइटम कहाँ आ जाता है, भारत में आ जाता है, और बल्ले बल्ले हम करके खरीदते हैं कि आज तो घर में नई चीज़ आई है, चलो पार्टी, मोहल्ले में मिठाई बांट दी जाती है। अब आगे देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेसिकली, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनर्जी की नीड होती है, तो जहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल होगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री सेटअप किया जाना पसंद किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी जहाँ पर होगी वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होगी। फिर इसके अलावा आप ये देखो कि आप इकोनॉमिकली, एग्लोमेरेशंस इकोनॉमी, अब इसके अंदर मतलब इसने बताया कि जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं किसे, लिंकेज से। जैसे यहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने, इसको एग्जांपल समझाता हूँ। आप समझो कि आप मैन्युफैक्चर करते हो शुगर केन, ठीक है, तो शुगर केन से आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया जूसेस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपने उसको जगरी मतलब गुड़ में, या फिर आपने उसको चीनी में, शुगर में आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में जो भी बचा, उसके अलावा भी अगर कुछ बचता है, जैसे वो उसका जो भी बचा हुआ पल्प के बाद में जो भी एक्सट्रैक्ट है, जो भी बच रहा है, उसको भी आप उससे कुछ बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई इंडस्ट्रीज आपस में कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है, तो वो भी यहाँ पर देखी जाती है कि उसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज है, उसका भी कोई फ़ायदा है कि नहीं, तो वो भी इसमें देखा जाता है। फिर इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आपने अगर अभी सुना हो तो भारत के अंदर बहुत जल्द जो प्लास्टिक है उसकी कई चीज़ों पर बैन लग जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रॉ होती है तो स्ट्रॉ पर भी बैन लग जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत जल्दी बदलती है। आपने स्ट्रॉ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक प्लांट लगा दिया, बाहर से मशीन लेकर आ गए आप, और प्लांट लगाने के बाद में पता चला कि गवर्नमेंट ने तो उस पर बैन लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया, सबसे पहला जो डिवीज़न आपने किया वो किया आपने इंडस्ट्री के बेसिस पर, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज़, किस टाइप की, किस साइज़ की इंडस्ट्री है, स्मॉलर है, मिडिल है, बिगर है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्रोडक्शन करते हैं। तो साइज़ के बिहाफ पे भी, लाइक अब साइज़ के बिहाफ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, कितने वॉल्यूम में हो रहा है, इन इंडस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन होता है कुछ इस तरह से। तो बड़ा अगर ब्रॉडर फॉर्म में देखें तो एक तो हो गया आपके कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको आप हाउस होल्ड इंडस्ट्री कह सकते हो, दूसरा होता है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और तीसरा होता है आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो, अगर मैं इसको और थोड़े तरीके से समझाऊं तो समझ जाइएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम, स्मॉल स्केल और हाउस होल्ड। कॉटेज इंडस्ट्री एंड आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सिंपल सा फंडा है कि 1 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट कम का होना चाहिए, लार्ज स्केल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज और जुड़ जाते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करते हो तो देयर टूल्स मस्ट बी सिंपल, रॉ मटेरियल मस्ट बी सिंपल, प्रोडक्शन मस्ट बी सिंपल, जो आप घर पे बैठ के फैमिली मेंबर्स की हेल्प से प्रोडक्शन कर सकते हो। इसमें ज्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती। आप मैट बना रहे हैं, बास्केट्स बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं, ज्वेल्स बना रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, क्राफ्ट्स बना रहे हैं, ऑल सच कैन
प्रोड्यूस इन सच कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे स्मॉल स्केल की बात करते हो तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील वो नेशंस हैं जहाँ पे इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिल सकता है। इडली बनाने के सांचे बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जो छोटी मोटी चीज़ें बनती हैं तो घर में ही लगा लेते हैं लोग, प्लास्टिक आइटम्स बहुत सारे घर में ही लगा लेते हैं, तो स्मॉल स्केल हो गए। और दूसरा यहाँ पे ट्रेडिशनल जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन में, हालांकि चाइना में भी देखने को मिलती है, तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, कार बन रही है, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट होगी, ठीक है। इसके अलावा कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें फैमिली मेम्बर्स हैं, इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं क्योंकि इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पर मेंशन की। नेक्स्ट एक और डिवीज़न आप देख सकते हो, ब्रॉडर डिवीज़न कैटेगरी वाइज, यहाँ पर है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? क्या एग्रीकल्चर से आ रहा है? अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो इसको कहेंगे आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर से आपने कोई चीज़ ली, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसी सब प्रोडक्ट में, उसको आप इस कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा फूड प्रोसेसिंग, अब इसमें आपने क्या किया, कोई भी खाने का आइटम बना रहे हैं आप तो वो इसमें डाल देंगे। एग्री बिजनेस क्या होता है? कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होगा? जैसे आपने कोई भी चीज़ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप खुद के लिए नहीं कर रहे होते हो, वो बेचने के लिए कर रहे होते हो। बेसिकली इसमें आप प्लांटेशन को रखते हो, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन। बेसिकली एक आदमी कितना शुगर खाएगा, शुगर केन कितना खाएगा, मतलब गन्ना कितना लेगा वो, उसका मेन इंटेंशन उसको ग्रो करने का यही है कि उससे जूसेस निकाले और फिर उससे चीनी बनाए और फिर बेचे, ठीक है। या फिर जो चीनी बनाने वाली मिल है उसको दे देगा। तो जो भी केवल बेचने के पर्पज से बनाई जाती है वो कॉमर्शियल होती है, और जो खुद के कंजप्शन के लिए बनाई जाती है वो बेसिकली आप इन कैटेगरीज में उसको रख सकते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल का मतलब तो यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड है, मतलब ट्रेड से रिलेटेड। इसके अलावा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी जिसमें मिनरल्स मिलता हो, केमिकल्स से, और फॉरेस्ट बेस्ड। देखो इनमें ज़्यादा बड़ा कोई डिविजन्स नहीं है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, फूड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें मिनरल्स हो। अब मिनरल्स कौन से हो सकते हैं? फेरस हो सकते हैं, नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस इंडस्ट्री जिसमें इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारे एक और चैनल है जिसको आप नाम जानते होंगे शायद, नीव, कंपटीशन नीव। इस पे भी हमने, अगर आप वहाँ जाके सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास 10th की, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यू कैन फाइंड देयर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री है वो पता चल जाएगी। फिर जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और जो पूरे तरीके से ऐसी इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, जैसे लकड़ी हो गया, टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, ग्रास हो गया, लैग्स हो गया, इन सब को आप फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट करते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आ जाएं आप नेक्स्ट कैटेगरी में, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। आजकल ये वाली इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानवरों को पाला जाता है उनके स्किन के लिए, उनके फर के लिए, ठीक है। फर मतलब जो उनके ऊपर जो बाल होते हैं उनके, वो जो रेशे होते हैं जिससे आप वूल बनाते हैं, या फिर उनके आइवरीज, उनकी हड्डियों से, उनके दांतों से, ठीक है। आजकल तो हालांकि कई चीज़ों पे बैन है, जैसे हाथी दांत का पहले बहुत काम होता था। हाथी के दांत की चूड़ियाँ राजस्थान के अंदर बहुत फेमस थी, बट आगे चल कर के हाथियों को मारा जाने लगा उनके दांत के लिए, और जो कि कहीं ना कहीं इलीगल है, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से इलीगल है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये इंडस्ट्रीज़ भी मिल्क के लिए, आज आप देखिए डेयरी फार्मिंग, जो पैक्ड मिल्क आता है वो कितना ज़्यादा नीडेड है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हर जगह पर गाय भैंस नहीं होती है। तो वो पैक्ड जो ड्रिंकेबल जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी तभी पॉसिबल है जब उनको एक्चुअली रॉ मटेरियल मिले, फिर वो उसको प्रोसेस करे और आप तक पहुंचा सके। तो आजकल ये इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से फ्लॉरिश कर रही है। इंडस्ट्रीज आउटपुट और प्रोडक्शन पे बेस्ड है, जैसे बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक है, जैसे आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री में आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लाइक आपको फैक्ट्री बनानी की कोई सी, अब फैक्ट्री का आउटर जो शेल होगा वो किससे बनाएंगे आप? कहीं ना कहीं उसमें लोहा यूज़ होगा। तो कोई इंडस्ट्री को भी बनाने के लिए जिस इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है वो आपकी बेसिक इंडस्ट्री होती है,
और फिर आप जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ये बेसिक है दूसरी इंडस्ट्रीज का। ये जब होंगे, ये जब बनेंगे, तभी कोई दूसरी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकेगी। तो ये तो बेसिक हो गई, और फिर ये आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई कि अब आप कंज्यूम कर सकते हो, जैसे टी, बिस्किट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, ऊपर भी जो आपने देखा। ओनरशिप के बेसिस पर ओनरशिप होता है या तो किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप का या फिर सरकार का, ऐसे होता है ना। तो अगर इंडिविजुअल, यहाँ पे पब्लिक आ जाता है, तो पब्लिक का मतलब ये हम सारी बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो जहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्रीज होंगी जो कि ना के बराबर है, तो उन इंडस्ट्रीज को आप किस में काउंट करेंगे? पब्लिक सेक्टर में। जो किसी इंडिविजुअल के अंडर में रहेगी उसको आप काउंट करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। जहां ये दोनों इंडस्ट्रीज मिलकर के काम करती है तो उसको आप कहते हो जॉइंट सेक्टर। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है किसी एक इंडस्ट्री का नाम जो कि जॉइंट सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, बता देंगे। चलिए आ जाइए वापस से नेक्स्ट इंडस्ट्री पर, दैट इज फूटलूज इंडस्ट्री। अब देखो यहां पर इसने क्या कहा, ऐसी इंडस्ट्री जो डिपेंडेंट नहीं होती किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पर फॉर रॉ मटेरियल, और कहीं पर भी लगाई जा सकती है, लूज होती है, कहीं भी लगाई जा सकती है, ठीक है। आपके पास में बहुत ही कम लेबर की जरूरत पड़ेगी और छोटी क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन करेंगे, सो उसको आप कहते हो फुट लूज इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, अब ट्रेडिशनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आप ये मान के चलें जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी, चाहे ऊपर में से भी इंक्लूड कर सकते हो आप, जो ऊपर हमने पढ़ी, चाहे फेरस इंडस्ट्रीज हो चाहे नॉन फेरस इंडस्ट्रीज हो, वो सब इसमें जिसमें बड़े पैमाने पर बल्कि रॉ मटेरियल, बल्कि मतलब भारी तादाद में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, लेबर भी बहुत क्वांटिटी में चाहिए, तो उन सबको आप इसमें रखते हो, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि एंड होने वाला है हमारा टॉपिक। देखिए अब देखो यहां पर एक कैटेगरी आपको दिखाई है जो कि होती है रिलेटेड टू कितना पॉल्यूशन आप कर रहे हो, ठीक है। स्मॉग स्टैक इंडस्ट्री, ये बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जिससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, स्मोक निकलता है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस बात को याद रखो, आपसे कैटेगरी वो पूछ सकता है। जर्मनी की कौन से कोल फील्ड्स? तो रूहर कोल फील्ड्स, ये एरिया है रूहर। इस एरिया में मेजर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर कोल और आयरन और डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। यहां पर ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, यहां पे ये इंडस्ट्री श्रिंक होती गई है क्योंकि कोल की डिमांड अब घट गई है, ठीक है। आयरन और भी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा वेस्ट निकलता है, पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट नाउअडेज बीइंग डेवलप्ड। अब ज्यादा इंडस्ट्रीज ये डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना न्यू रूरल लैंडस्केप इमर्ज हुआ है जो अब प्रोड्यूस कर रहा है कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज को जो कि ज्यादा मतलब पल्यूट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट को, और नेचुरली वो आप आसानी से ग्रो कर सकते हो और एक तरीके से सबऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। जो पुराने वाली चीजें हैं उसको आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। यहां पर कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं जो टोटली डिपेंडेंट हैं किस पे? टेक्नोलॉजीज पे। तो वो भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं, साइंटिफिकली एडवांस होती हैं, इंजीनियरिंग काफ़ी होती है, रिसर्च काफ़ी होती है, स्ट्रेटजीज होती है। यहाँ पे वर्कफोर्स काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, इसी कारण से इसको वाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट कॉलर्स के अंदर प्रोफेशनल्स आ गए और जो भी लेबर होते हैं उसको ब्लू कॉलर्स में आप काउंट करते हो। रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह से आप मैन्युफैक्चर करते हो चीज़ों को। टेक्नोपॉलिस, टेक्नोपॉलिस का मतलब एक तरीके का हाई टेक इंडस्ट्रीज होती है जहां पे आप जो कि कंसंट्रेटेड होते हैं आपके रीजनल लेवल पे, मतलब जहां जहां ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री सेटअप होगी। जैसे यहां पर इसने नाम दिया है सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली में आपको ज्यादा टेक्निकल या ऐसी इंडस्ट्रीज जहां टेक्निक का या एडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है, एडवांसमेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है, दैट वुड बी टेक्नोपॉलिस, ठीक है। ये सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को के पास में। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, वो भी आपने नो डाउट पढ़ा होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बेसिक इंडस्ट्री होती है, तुम जानते होंगे सारी इंडस्ट्रीज का एक तरीके से। ये इंडस्ट्री
जनक होता है, ठीक है, मतलब बेस होता है। इसके अलावा आप कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते जहां पे इनसे हट करके कोई काम होता हो। मशीन भी बनेगी तो इनसे ही कहीं ना कहीं वो बनेगी, ठीक है, तो ये आप याद रखना। मिनी मिल्स क्या होगा, एक तरीके से कंपेयर करें आप बड़े बड़े प्लांट्स को उनकी कंपैरिजन में कि छोटे छोटे मिल्स होते हैं जहां पे आप कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, अब आप यहां पर वन बाय वन सारे इंडस्ट्रीज को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि आपने ओवरऑल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये आप बात करें इंडिया के अंदर कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का, तो जमशेदपुर, दुर्गापुर और राउरकेला, ये बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन और स्टील का। ये 3 बड़े सेंटर्स हैं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा ज़रूर से कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट कॉर्डेंट एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज में अब आप यहाँ काउंट करें, इसमें हैंडलूम्स आ गए, पावरलूम्स आ गए और मील सेक्टर्स आ गए। हैंडलूम्स वो होते हैं जहाँ हाथ से, पावरलूम्स वो होते हैं जहाँ पावर के थ्रू आप मैन्युफैक्चर करते हो, और फिर मील्स आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, उसके बाद में अच्छे ट्रेंड आपके पास में स्टाफ होना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्रीज चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, इन सभी जगह पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको लेबर काफ़ी चीप रेट्स में मिल जाते हैं और रॉ मटेरियल मिल ही रहा है। सो ओवरऑल इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पर्सनली जिन भी बच्चों के पास में ज्योग्राफी हो वो मुझे बता दीजिएगा। आई ट्राई टू गिव देम सम MCQs related to this chapter. Most probably they can be asked in examination, CUT examination in geographical domain subject specifically. ठीक है, so we'll discuss about more chapters in upcoming videos. Till then you need to study continuously. GK के साथ आप ज़रूर से बने रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।